जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शाहजहाँ के सत्ता संघर्ष के बारे में। हमने पहले देखा कि किस प्रकार शाहजहाँ खुर्रम से शाहजहाँ बन जाता है। दक्षिण अभियान को जीत कर आने के बाद वो खुर्रम अब कौन हो गया है, शाहजहाँ हो गया। सिकंदर, एहसानी, आलम साहब, बहुत सारी उसकी एक पदवी है जो मुझे भी याद नहीं रहती और याद आपको करनी भी नहीं, क्योंकि परीक्षा का प्रश्न भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो होता क्या है, सत्ता संघर्ष प्रारंभ होता है किसका, शाहजहाँ का। मैंने कल तक आपको उसके कुछ दिए थे कि उसने किस प्रकार अहमदनगर को, बीजापुर, गोलकुंडा, दक्षिण भारत के अभियानों पर उसने ध्यान दिया। लेकिन ये सारे के सारे संघर्ष जहांगीर के समय के थे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे संघर्ष जहांगीर के समय के थे। और इवन दैट मैंने आपसे कहा था कि अकबर कभी मेवाड़ को नहीं जीत पाया। अपने जीवन काल में वो बहुत प्रयास किया, उसने बहुत जतन कर लिए, लेकिन मेवाड़ को कभी नहीं जीत पाया। उसका कारण था कि मेवाड़ के लिए क्योंकि वो गुजरात जाना चाह रहा था और गुजरात के रास्ते में पड़ रहा था मेवाड़, तो मजबूरी थी उसको कि मेवाड़ चित्तौड़ को जीतना ही था। उसने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, अनिर्णित रहा। उसके बाद भी पूर्ण रूप से कभी भी मुगल नहीं जीत पाए किसको, मेवाड़ को। लेकिन जहांगीर के आते समय समझौतों का दौर समाप्त हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जहांगीर के आते आते समझौतों का दौर समाप्त हुआ और एक ऐसे सत्ता संघर्ष के रूप में आई जिससे मेवाड़ भी जहांगीर के समय क्या हो गया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब मुगल साम्राज्य में मिलाया जाता है और इसका श्रेय किसको जाता है, शाहजहाँ को। लेकिन कार्यकाल किसका है, जहांगीर को। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में दो तरह से आएगा। पहला, किसके समय में मेवाड़ मिलाया गया मुगल साम्राज्य में, तो आपको जवाब देना होगा जहांगीर के समय में। किसने मिलाया मुगल मेवाड़ को, तो आपको जवाब देना होगा शाहजहाँ ने। तो अगर व्यक्ति के रूप में पूछा जाए तो शाहजहाँ के, और प्रशासक के रूप में देखा जाए तो जहांगीर के समय मेवाड़ से हिस्सा हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे इन राज्यों का विकास होना प्रारंभ हुआ, मीन्स छोटे छोटे स्थानीय राजाओं का, तो जैसे जो जहाँ का राजा था कौन भाई, इसके जो शाहजहाँ के ढेर सारे पुत्र थे, उनमें आपस में सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। किस लिए कि वो छोटी छोटी जागीरों के राजा रहते हैं और उन्हें लगता है मेरा अस्तित्व तो कुछ रहेगा ही नहीं, एक समय आएगा कि मुझे कोई वैल्यू नहीं देगा। तो वो लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, संघर्ष करना प्रारंभ कर देते हैं। और संघर्ष का दौर इतना चलता है कि भाई भाई ही आपस में क्या होने लगता है, लड़ने लगते हैं। और यही होता है कब, जब चार भाई आपस में लड़ते हैं किसके लिए, दिल्ली की गद्दी के लिए। आगरा को इस समय केंद्र के बिंदु के रूप में स्वीकार किया गया है, तो आगरा में ही सारा कुछ निर्भर है। तो जितने भी अब कंडीशंस बनेंगी सत्ता संघर्ष की, वो आगरा को लेकर लड़ेंगे और आपस में ही एक विद्रोह पैदा होगा। इवन दैट कि कभी कभी तो शाहजहाँ को ये लगता है कि काहे हमें 10, 12, 15 पैदा किए, एक होता तो कम से कम सत्ता संघर्ष नहीं होता। लेकिन फिर भी शाहजहाँ ने सबको समराइज करने के लिए, जहांगीर के समय ही कह लें कि उन्होंने राज्य का वर्णन या वितरण कर दिया था। तो आज हम देखेंगे पूरा सत्ता संघर्ष किसका, शाहजहाँ का। लेकिन इसके बाद जो उभर कर आएगा वो कौन उभर के आएगा, औरंगजेब। एक ऐसा प्रशासक जो बलबन का काका, एक ऐसा शासक जो अलाउद्दीन खिलजी का नाना, और उसके बाद अपना इतना कट्टर हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा अगले इस वीडियो में कि जितने आपको मज़ा आ जाएगी पढ़ के कि औरंगजेब इतना कट्टर था। तो कहेंगे सर आप कट्टर को कह रहे हो मज़ा आ जाएगी। अरे भाई, मज़ा इन द सेंस ये है कि उसके जो कारनामे हैं वो आज भी आप याद करते हैं। आप कुछ ऐसा कहा जाता ना, या तो कुछ ऐसा लिख जाइए कि लोग आपको पढ़ें, या कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग आपके ऊपर लिखें। तो औरंगजेब के साथ दोनों ही चीज़ है, वो कर भी गया, लिख भी गया, और दोनों चीज़ हमारे पास उपलब्ध है शासक के रूप में। तो ऐसा शासक तो अच्छा होता है ना। हाँ, निरंकुश हो गया वो अलग की चीज़ है, कहाँ निरंकुशता नहीं है। अपने देश में क्या है, ऑटोक्रेसी है, मान लीजिए ऑटोक्रेसी है। अमेरिका में क्या ऑटोक्रेसी है, मान लीजिए ऑटोक्रेसी। अरे ना भाई, सब डेमोक्रेसी वाले देश हैं। फिर भी आज हम बात करेंगे किसके, शाहजहाँ के सत्ता संघर्ष की पूरी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। हमने आपसे कहा था मुमताज़ महल के यानी अर्जुमंद बानो बेगम के क्या पुत्र थे, 14 पुत्र पुत्रियाँ मिला के हुए, जिसमें से 7 तो निपट गए और बचे कितने, 7। अब ये 7 आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं सत्ता संघर्ष को लेकर। अब उनमें कौन विजयी होता, कौन आता है, देखिए जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये 3 बहनें हैं और 4 भाई हैं। इतने बचे, बाकी सब जहींद हो गए। और मुमताज़ को बहुत प्रेम करते थे, तभी 14 हुई थी। इतना प्रेम था कि 14 संतानें हुई थी उनको। चलिए अब बात करते हैं शाहजहाँ के सत्ता संघर्ष की। पुत्रियों की शादी तो बहुत जल्दी जल्दी कर दी किसने, शाहजहाँ ने। लेकिन पुत्रों की शादियां देर से हुई और देर होने के कारण ये कभी विरोध नहीं किए। लेकिन जैसे ही इनको राज्य छोटे छोटे दे दिए जाते हैं, ये संघर्ष में आ जाते हैं। क्या कह के कि हम
पूरी सत्ता चाहते हैं, पूरे भारत की सत्ता चाहते हैं, हमें एक स्थानीय सत्ता नहीं चाहिए। और यही कारण था सत्ता संघर्ष को लेकर। चलिए देखते हैं शाहजहां का सत्ता संघर्ष में अगर गौर से देखा जाए तो शाहजहां के सत्तासीन होने के बाद पुत्रों में संघर्ष हो जाता है। सत्तासीन होने के बाद मतलब जैसे उसका थोड़ा सा उम्र बढ़ती है तो उसके पुत्र कहते हैं कि आप हट जाइए और हम सत्ता संचालन करना चाहते हैं। और शाहजहां चाहता है कि अभी सत्ता संचालन उसी के पास रहे। दूसरा, उसके 4 पुत्रों का बंटवारा कैसे हुआ, कौन कौन से राज मिले, जरा देखिए। शाहजहां का जो पहला सबसे बड़ा पुत्र था वो था दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह। और ये कहाँ शासन कर रहा था? आगरा में, स्वयं जहांगीर के पास। ध्यान से सुनेगा। इसके बाद शाह सूजा, इसको मिला था कहाँ? बंगाल का क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र? वही गोंड वाला से शशांक वाला, मैंने आपको पढ़ाया, आपको एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया, सॉरी मेडुअल हिस्ट्री में पढ़ाया कि शशांक जो था, सॉरी एंशिएंट में हर्ष के समय आपको बताता ना, हर्ष ने हत्या करी थी किसकी? शशांक की, क्योंकि इसने धोखा दिया था, है ना, उसके बहनोई को मार डाला था, सही शब्दों में। तो शाह सूजा बंगाल पे शासन कर रहा था, मुराद गुजरात पे शासन कर रहा था। अब गुजरात ध्यान से देखिएगा, अकबर गुजरात को जीत कर जब गया था तो कुतुब खां को देकर गया था, याद आया? और कुतुब खां के बाद कुतुब खां को वहाँ से हटाया गया। तो ये कुतुब खां कौन था? शेर शाह सूरी का लड़का, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये कुतुब खां जो था वो शासन कर रहा था गुजरात में, और इसको हटाकर किसको बिठा दिया? मुराद को। तो कुतुब खां इससे चिढ़ा बैठा है। ध्यान सुनिएगा। इसके बाद औरंगजेब को, जो कि सबसे खतरनाक और सबसे योग्य शासक था, उसको भेज दिया कहाँ? दक्षिण भारत, मालवा के आसपास क्षेत्रों में शासन करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार सत्ता ऑटोक्रेट न होकर डिसेंट्रलाइज हो गई, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। और यह विकेंद्रीकरण ही शाहजहां के लिए खतरा हो गया। कैसे खतरा हो गया? शाहजहां, एक बार क्या हुआ कि एक अफवाह फैलाई गई कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। और शाहजहां की जब मृत्यु की खबर मिलती चारों भाइयों को तो उनको लगता कौन जितनी जल्दी पहुंचे वो शासक। तो देखिए, जो दक्षिण भारत में है, यानी कि मालवा आसपास के क्षेत्रों में जो शासन कर रहा है वो कौन है? औरंगजेब। तो दक्षिण भारत से यहाँ आने में बहुत समय लगेगा, तो ये तुरंत चल पड़ा। कौन चल पड़ा? औरंगजेब। कहाँ से? दक्षिण भारत से। ध्यान सुनेगा। दूसरा, जब यहाँ से चल पड़ा तो गुजरात से कौन चल पड़ा? मुराद। बंगाल से कौन चल पड़ा? शाह सूजा। और दारा शिकोह यहाँ बैठा ही। और ये खबर किसको पहुँचा दिया थी? शाहजहां को, कि सब सेनाएं चारों ओर से आ रही। तो शाही सेनाओं ने सब जगह, शाही सेना माने राजा की सेना, सब जगह जाके औरंगजेब को रोकी। अरे भैया, अभी मरे नहीं, तुम्हारे पप्पा जिंदा है। मुराद को समझाया गया तुम्हारे पिताजी जिंदा है। उधर समझाया गया किसको? मुराद को, शाह सूजा को, सबको बताया गया कि भैया पिताजी जिंदा है, अभी मरे नहीं। लेकिन अभी क्योंकि आ चुके थे तो वापस जाना संभव नहीं था, आपस में भाई भाई टकरा गए। और सबको ये लगा, जब शाहजहां को लगा कि यार ये सब जितने लड़के हैं ये सब मेरे जीते जी ऐसा संघर्ष कर रहे हैं, तो अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? तो उन्होंने अपने जीते ही, ध्यान से सुनिएगा, अपने जीते ही दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और ये खबर मिल गई किसको? तीनों भाइयों को। अब तीनों भाइयों को ये लगा कि दारा शिकोह ने पोट के माने पटा के राजा का पद ले लिया है, शासक प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। शाहजहां केवल नाम मात्र का प्रशासक के रूप में रह गया। अब ये बात पता चली किसको? दारा शिकोह सबसे कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि बहुत उदार, बहुत ही योग्य, यह कहा जाए इन सब में पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा अगर कोई था तो दारा शिकोह था। और बहुत ही अच्छा शासक था। इतना अच्छा शासक था कि अगर ये शासक उस समय औरंगजेब की जगह होता तो भाग का नक्शा ही कुछ और होता। तो दारा शिकोह ने कहा कि भैया हम लड़ाई झगड़ा करने के विचार नहीं, पिताजी ने हमको बनाया है, हम शासक प्रसाद लड़ने के विचार में नहीं। लेकिन इन लोगों ने नहीं माना, ये धोखा दे रहा, मौका लगा कि शाही सेना हमको मरवा डालेगा। इतना परेशान हो गया। तो अब इनके बीच आपस में क्या छिड़ जाते हैं? युद्ध। और देखते हैं युद्धों का परिणाम कैसे कैसे होता है। सबसे पहले कौन? बहादुरपुर का संघर्ष या बहादुरपुर का युद्ध होता है। कब? 14 फरवरी 1658 को। कब? 14 फरवरी 1658 को। फिर 14 फरवरी आ गई। बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में 14 फरवरी को क्या होता है। यस, 14 फरवरी 1658 को शाह सूजा और शाहजहां का युद्ध होता है। शाह सूजा कहाँ था? बंगाल में। बंगाल से चल पड़ा कहाँ के लिए? आगरा के लिए। और रास्ते में बहादुरपुर जगह पड़ती कहाँ पर?
बनारस के आसपास के क्षेत्रों में। और वहाँ पर युद्ध होता है किसका? बहादुरपुर का संघर्ष शाहजहाँ और शाह सूजा के बीच, जहाँ शाही सेना शाह सूजा को क्या कर देती? हरा देती है और शाह सूजा को वापस भगा देती कहाँ? बंगाल। और शाह सूजा फिर जाकर वहाँ पर शासन करने लगता है। तो पहला युद्ध हुआ है कब? 14 फरवरी 1658 को, जिसे कहते हैं बहादुरपुर का युद्ध या बहादुरपुर का संघर्ष। इस संघर्ष में एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग थी कि पहली बार कोई युद्ध मैदानी क्षेत्रों में लड़ा गया। मैदानी क्षेत्रों माने यहाँ पर कोई उबड़ खाबड़ नहीं, कोई गुरिल्ला पद्धति, कोई तुलगमा पद्धति, कोई ये पद्धति, कोई वो पद्धति, कोई नहीं। केवल एक पद्धति, मैदान पे आओ, सीधे सीधे लड़ो और मुराद को मार के भगा दो। मुराद भागे कहाँ? बंगाल। ध्यान सुनेगा। तो बहादुरपुर का युद्ध फिर जीत गई शाही सेना और मनोबल बढ़ गया किसका? शाहजहाँ का, कि अभी मैं जिंदा हूँ, बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ। अब क्या हुआ? अगला युद्ध होता धर्मत का युद्ध। कहाँ का? धर्मत का संघर्ष 15 अप्रैल 1658 को। यह हुआ शाहजहाँ वर्सेज औरंगजेब के बीच, या शाही सेना वर्सेज औरंगजेब के बीच। अब ये कहानी क्या, ध्यान सुनेगा। इसको आने में थोड़ा सा समय लगना था क्योंकि दक्षिण भारत से आ रहा था। ये बहुत जल्दी आए थे तो बहुत जल्दी कुटा के भाग गए। अब ये औरंगजेब आया कहाँ पर? ये आता है धर्मत के आसपास, जो कि स्थान कहाँ पड़ता है? पटना को पार करते ही ये स्थान पड़ता है। तो वहाँ धर्मत का युद्ध होता है कब? बहुत पेपर में आ चुका है, 15 अप्रैल 1665 को शाही सेना औरंगजेब के बीच। और औरंगजेब शाही सेना को कूट मार के भगा देता है और विनर कौन हो जाता है? औरंगजेब। औरंगजेब जाके बैठ जाता है कहाँ? आगरा में। ये जो धर्मत था वो आगरा के आसपास के क्षेत्रों में है, सॉरी। तो वहाँ पर होता है ये युद्ध और वहीं पर आके बैठ जाता है कौन? औरंगजेब। यानी सही शब्दों में अब आगरा पे शासन किसका हो गया? औरंगजेब का। अब देखें, इसके बाद अगला युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध होता है 29 मई 1658 को दारा सिको वर्सेज औरंगजेब के बीच। और ये बड़ा निर्णायक युद्ध होता है। दारा सिको, मैंने आपसे पहले कहा कि भैया युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वह सीधा साधा पढ़ाकू आदमी था। पढ़ाकू आदमी माने लिखा पढ़ी में मस्त और ज़्यादा बवाल में पढ़ने वाला नहीं। तो दारा सिको बेचारा आया और युद्ध हुआ किसके साथ? औरंगजेब के साथ। औरंगजेब ने, कहा जाता है, रण क्षेत्र में ही अपने भाई से माफ़ी मंगवाई थी कि तुमने जान की सत्ता क्यों ली। ज़बरदस्ती, यह कहा जबरा मारे और रोने दे। और उसे कहा कि तुमने कहो कि तुमने जानकर शाहजहाँ को ऐसा किया है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, मैंने शाह पिताजी से कभी नहीं कहा मुझे सत्ता चाहिए, उन्होंने स्वयं दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है तो हम सत्ता छोड़ने को तैयार हैं। इस प्रकार कहानी क्या होती है कि इस युद्ध में औरंगजेब जीत जाता है, दारा सिकोह को भी कैद कर लिया जाता है और आगरा में पहुंचकर शाहजहाँ को भी गिरा, यानी अपने पिता को जेल में डाल देता है। कौन? औरंगजेब। अब कट्टरता तो अब दिखाई देगी। जेल में ही नहीं डालता, उसको कहता है कि 3 दिन में 1 दिन खाना मिलेगा। और उसकी बहन जो थी जहाँआरा, वो उस समय उसके मदद कर रही थी, किसकी? अपने पिता की। और रोशनआरा ये मदद कर रहे थे अपने पिता, कहाँ? जेल के अंदर। सब एक षड्यंत्र रच रहे थे कैसे आपको बाहर ला जाए, औरंगजेब को निपटाया जाए। एक रचना शुरू। लेकिन 8 वर्षों तक शाहजहाँ को जेल में सड़ाया और अंत में शाहजहाँ की जेल में ही क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बड़ा सुंदर ताजमहल बनाया था, है ना? उस बड़े सुंदर ताजमहल में ही जाकर इनको पगड़ोस में लिटा दिया गया। कहाँ? मुमताज़ के बगल में। और 2 कब्रें बनी हैं कहाँ? ताजमहल में। आपको मैं कल कहानी इसके बारे में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि ताजमहल की पूरी कहानी क्या थी, सच्चाई क्या थी। नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो पॉज करिए और जाके पिछला वीडियो देखिए, फिर आगे चलते हैं। इस प्रकार सामूगढ़ के युद्ध में निश्चित हो चुका था कि अब औरंगजेब ही भारत में शासन करेगा। मुगल प्रशासक कौन हो गया? औरंगजेब हो गया। तो अब ये कहानी कहाँ से बदल जाती है? यहाँ से। इसके बाद अगला युद्ध होता है खजुहा का युद्ध। खजुहा का युद्ध होता है 5 जनवरी 1659, शाह सूजा वर्सेज औरंगजेब। शाह सूजा को फिर खुजली होती है। शाह सूजा कहाँ बैठे हैं? बंगाल में। मार के भगाए गए थे ना, ध्यान से सुनिएगा। शाह सूजा बैठे बंगाल में और फिर वापस आएगा। अच्छा, अभी एक बार मैं और लड़ूंगा। किससे? औरंगजेब से। औरंगजेब भी तैयार बैठा था तो हम कुटा देता हूँ। अब तो 2 सेनाएं हो गई। कौन कौन? एक तो सेना हो गई किसकी? शाही सेना। और दूसरी दक्षिण भारत से लेकर एक सेना आया था। कौन? औरंगजेब। तो 2 सेनाएं हो गई। अब दौड़ा के मारा किसको? शाह सूजा को। फिर भगा दिया कहाँ? बंगाल की ओर। और इस बार उसको गिरफ्तार कर लिया गया। भगाया ही नहीं गया, गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? शाह सूजा को। इस प्रकार खजुहा जो स्थान है, तो आप ध्यान से देखिएगा। आगरा आने के लिए अगर आप आ रहे हैं बंगाल से, तो पहले बनारस पड़ेगा, फिर इलाहाबाद पड़ेगा, फिर वहीं पर एक छोटा सा जगह है खजुहा, थोड़ा इलाहाबाद से और कानपुर के बीच में। तो खजुहा नामक स्थान पर ये युद्ध होता है। और इस युद्ध होता कब? 5 जनवरी 1659 को शाह सूजा औरंगजेब के बीच। और शाह सूजा फिर
मार खाता है, गिरफ्तार किया जाता है और औरंगजेब फिर विनर होता है। और इसी युद्ध के बाद वो अपने सारे लगभग जितने भी संघर्ष थे करने वाले उनको लगभग निपटा चुका होता है। इस प्रकार अब सत्तासीन कौन होने जाता है, औरंगजेब सत्तासीन हो चुका होता है। इसके बाद अंतिम युद्ध इसका है, ध्यान से सुनेंगे, इसका अंतिम युद्ध है देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध हुआ था 13 मार्च 1659 को, यानी ये 5 जनवरी को हुआ और ये 13 मार्च को हुआ, यानी 2 ही महीने के अंतर्गत दोबारा युद्ध होता था किसके, दारा शिकोह वर्सेज औरंगजेब के बीच। ये देवराय स्थान कहाँ पड़ता है, आगरा के ही थोड़ी दूर पर, वहाँ पर युद्ध होता है किसका किसका, औरंगजेब दारा शिकोह फिर नहीं कह रहा था, वो यही कह रहा था कि आप एक काम करिए कि जो पिताजी की इच्छा थी आप राज्यों को अपने अपने बांट दीजिए, आपस में जहाँ जो राज कर रहा था वो राज करिए, और जिसे पिताजी चाहते हो। अब मुझे कोई समस्या नहीं थी, पिताजी ने मुझे शासक बनाया था इसलिए, और जितने अफगान थे वो भी चाह रहे थे दारा शिकोह बन जाए, जितने अमीर थे वो भी चाह रहे थे दारा शिकोह बन जाए, ताकि एक निरंकुश शासक से बच जाएंगे और एक उदारवादी शासक आ जाएगा। यही कारण था दारा को फिर से उकसाया गया। मैं दारा शिकोह पे एक अच्छा वीडियो आपको दूंगा। फिर से उकसाया गया और युद्ध हो जाता है किसके साथ, फिर से युद्ध होता है किसके साथ, औरंगजेब के साथ। और दारा शिकोह औरंगजेब को क्या कर दिया जाता है, फिर विनर घोषित होता है, फिर दारा शिकोह हारता है। और इस प्रकार दारा शिकोह भी जेल में, मुराद जेल में, शाह शुजा जेल में, बप्पा जेल में, अब दारा शिकोह भी, यानी किसी को स्वतंत्र रहने नहीं देता। कौन, औरंगजेब निरंकुश शासक के रूप में आकर स्थापित हो जाता है और अपने आप का राज्याभिषेक करा के बैठ जाता कहाँ, आगरा के गद्दी पर। इस प्रकार जो शाहजहां था उसने अपना सत्ता खोया और नया शासक के रूप में कौन बन के आ रहा है, औरंगजेब आ रहा। तो यहाँ हमें 2-3 चीज़ें देखनी होंगी। पहला तो देखना होगा क्या कि हम किस प्रकार औरंगजेब को ऑर्गेनाइजेशन करें। दूसरा हम देखेंगे शाहजहां के स्थापत्य, क्योंकि शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो हम वो देखेंगे शाहजहां ने क्या क्या बनवाया। फिर हम ये देखेंगे कि बीच में जैसे दारा शिकोह हो गया, शाह शुजा हो गया, इन सब लोगों ने कैसे सत्ता संघर्ष प्राप्त की। तो ये सारी कहानी हम धीरे धीरे करके जोड़ेंगे अगले वीडियोज़ में। फिलहाल अब क्या हुआ कि जो सिजदा और पैबोस शुरू किया था किसने, बलबन ने। सिजदा और पैबोस क्या था, जो लोग नए पहली बार वीडियो देख रहे हैं ध्यान से रखेंगे। सिजदा का मतलब होता है आओ, राजा बैठा हो उसके सामने लेट जाओ और लेट कर उसके पैर छुओ, और पैर छूने के बाद नहीं। पैबोस का मतलब होता है उसका अंगूठा मुंह से चूमो, यानी सिजदा करो, सिजदा माने लेट कर उसका नमस्ते करो और उसके बाद उसका अंगूठा चूमो। ये होता था सिजदा और पैबोस, और इसे तो अकबर ने भी स्वीकार कर लिया था। याद करिए अकबर ने क्या किया था कि अगर आपको दीन इलाही धर्म में शामिल होना है तो कैसे शामिल होते थे, कोई जिस व्यक्ति को शामिल होता है वो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर करते हुए आएगा और आकर अपनी पगड़ी अकबर के चरणों में रख देगा और फिर झुककर सिजदा और पैबोस करेगा। उसके बाद अकबर वो पगड़ी उठाकर उस व्यक्ति के सर पे लगा देगा और वो दीन इलाही धर्म में शामिल हो जाएगा। तो आप कहेंगे दीन इलाही कोई धर्म है? नहीं भाई, दीन इलाही कोई धर्म नहीं बल्कि कई धर्मों का क्या है, सम्मिश्रण है। तो इसका मतलब बलबन की चीज़ को अकबर ने भी एक्सेप्ट कर रखा था। कल किसी ने मुझसे कमेंट पूछा था पिछले वीडियोज़ में कि गण साम्राज्य किसे कहते हैं या गण डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। तो गण साम्राज्य का मतलब समझ लीजिए जहाँ सत्ता किसी एक व्यक्ति में केंद्रित हो। तो अकबर के समय सत्ता किस पे केंद्रित थी? एक ही व्यक्ति में तो केंद्रित थी, कोई नहीं, किसी को नहीं देना चाहता था। चाहे वो झरोखा दर्शन हो, चाहे वो दीवाने आम हो, चाहे दीवाने खास हो, निर्णय उसी को हुआ करते थे। बाकी राजाओं देखेंगे कोई उसका सेनापति निर्णय ले सकता है। याद करिए महावत खां, जहांगीर की मोस्टली निर्णय कौन लेता था? महावत खां लिया करता था। नूरजहां लिया करती थी, तो केंद्र जहांगीर में कहाँ था? इसी प्रकार औरंगजेब में भी आएंगे, वो अमीरों को मार के भगा देगा, ये भी गण पावर गण साम्राज्य स्थापित करेगा। तो गण साम्राज्य माने ऑटोक्रेसी होता है जहाँ सत्ता किसी एक व्यक्ति में केंद्रित होती है ना। इसने सिजदा और पैबोस को क्या किया? समाप्त कर दिया। किसने? शाहजहां ने। उदारवादी था ना, पहले तो बड़ा खतरनाक था, बाद को उदारवादी हुआ। इसके दरबार में राजकवि रविंद्राचार्य रहा करते थे। क्वेश्चन पूछा है रविंद्राचार्य किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो किसके दरबार में थे? शाहजहां के दरबार में। और अब बात करेंगे ताजमहल के बारे में छोटी सी, और उसकी स्थापत्य, और ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए ताजमहल के बारे में आपको कहानी सुना चुका हूँ। ताजमहल की जो बनवाया था वो इंसा खान ने बना, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और जो इसका वास्तुकार था वो उस्ताद लाहौरी था। कौन था? लाहौरी। और ताजमहल की जो रूपरेखा थी वो आपके सामने हम प्रेजेंट कर चुके हैं। तो अब आपको एक हम ट्रिक बता दे रहे हैं कैसे आप शाहजहां की याद करेंगे, क्या टेक्निक्स कि कौन कौन सी चीज़ें उसने बनवाई थी। तो मैं इसकी एक टेक्निक आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको परीक्षाओं में आसानी से आ सके। तो कौन कौन सी टेक्निक हैं ज़रा देखिएगा। आपको रटना क्या है? तान मोजा। क्या रटना है?
तान मोजा। अरे भाई आप मोजा पहनते हो तो तान के पहनते हो ना, तो तान मोजा। ता से देखिएगा ताजमहल, ता से क्या हुआ ताजमहल। ना से क्या हो गया नगीना मस्जिद, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या हो गया नगीना मस्जिद। मो से क्या हो गया मोती मस्जिद, क्या हो गया, ये सब के सब कहाँ हैं, सब के सब दिल्ली में, सॉरी आगरा में है। और जा से क्या हो गया जामा मस्जिद। ये सब के ये चारों स्थापत्य किसके हैं, चाहे ताजमहल हो, चाहे नगीना मस्जिद हो, चाहे मोती मस्जिद हो, चाहे जामा मस्जिद हो, तो आपको रटना है तान मोजा। मोजा तान के पहन लो। ता से ताजमहल, ना से नगीना मस्जिद, मो से मोती मस्जिद और जा से जामा मस्जिद। तो ये आ जाता है किसका शाहजहाँ के स्थापत्य के बारे में। बाकी स्थापत्य के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इनके जो शाहजहाँ का कार्यकाल था वो इतना था जिसमें उसके सारी चीज़ें, सारे युद्धों को, सारे सत्ता संघर्ष को हमने बताया है। हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे दारा सिकोह के बारे में आपको बताएं। एक उदारवादी दृष्टिकोण हम चाहते हैं ताकि आपके दिमाग में दारा सिकोह की सारी कहानियाँ बनी रहें। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ। आज फिलहाल इतना ही, जय हिंद।